2014 तक इस देश को बड़े बेहतरीन नेता विपक्ष मिले, बहुत बेहतरीन मिले। इतने बुरे ऐसा बजट दिया है निर्मला सीतारमन ने कि इन सबके मुंह पे ताले जड़ गए। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी कहां से मैं आलोचना करूं, क्या इसकी बुराई करूं, कि क्या स्थिति है देश की और देश किस दिशा में जा रहा है। ये बहुत पीछे छूट गए और पीछे छूट जाएंगे, ये इररिलेवेंट हो जाएंगे, कोई इनका अप्रासंगिक हो जाएंगे देश के अंदर। ये अपने बाप दादों को गाली दे रहा था, ये अपने बाप को गाली दे रहा था, ये अपनी दादी को गाली दे रहा था, ये अपने दादी के अम्मा बाप को गाली दे रहा था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब जब इस बजट पे चर्चा हुई, हम अभी आएंगे कि इससे बिहार को क्या फायदा मिलेगा, बिहार जैसे बीमारू राज्य के लिए उस पर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन इस बजट से आमतौर पे उम्मीद की जाती थी कि जब बजट आता है तो अपोजिशन का रिएक्शन चाहिए होता है, मीडिया के लोगों को अपोजिशन का रिएक्शन चाहिए होता है, और यह हमेशा से रहा है कि अपोजिशन इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे। तो आज हमने देखा कि जब इसके लिए अपोजिशन प्रतिक्रिया देने की जब बात आई तो राहुल गांधी के पास मीडिया पहुंची। जब वो पार्लियामेंट से आए, राहुल गांधी भागते नजर आए। आपको आश्चर्य लगेगा, पहले वो दिखा दें, लेकिन शाम तक उन्हें किसी ने समझा दिया कि भैया तुम्हें बोलना तो पड़ेगा बेटा। देखिए, ये लीडर अपोजिशन है सर। इससे अब आजकल जैसे बताओ, जब हम लोग पार्लियामेंट जाया करते थे कोरोना से पहले तो कैमरा पर्सन होते थे साथ में, लेकिन आजकल रिपोर्टर के साथ समस्या है कि उनके पास कैमरामैन को अलाउ नहीं होता, सिर्फ PNI PTI एजेंसियों की कैमरा, दूरदर्शन के होते हैं। तो अपना अपना मोबाइल लेके रिपोर्टर दौड़ रहा है, संकोच कर रहा है, लेकिन ये आदमी भाग रहा है, एक शब्द भी नहीं बोला। देखिए, बजट पे कोई त्वरित प्रतिक्रिया देने का होता है, एक शब्द इस आदमी ने नहीं बोला और बैठ गया गाड़ी में। भाई, रिपोर्टर की भी अपनी सीमा है, बहुत ज्यादा नहीं खदेड़ पाए उनको, वो भाग के निकल गया। ये वही आदमी है जो कल बिना सवाल किए हुए राष्ट्रपति का अपमान कर रहा था। तो आज जब ये राष्ट्रपति का अपमान कर रहा था, एक महिला का, आदिवासी महिला का, तो आज गाली गलौज निर्मला सीतारमन को भी कर देता, क्योंकि ये तो शाही परिवार के लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी, ये चुप्पी इसकी है। और इतना ही नहीं है, जरा सा यदि मुझे लगता है वो दिखा पाऊं आपको, ये भाई साहब को देखिए, इनसे पूछा गया, और इसमें जरा मैं ध्यान आपको दिलाना चाहूंगा, जरा पीछे उसको भी देखिएगा, वो जियाउर रहमान बर्क का चेहरा भी देखिएगा। इससे पूछा क्या गया, रिपोर्ट क्या है। ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? ये विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी, यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहाँ साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो इस आदमी से पूछा गया बजट पे, देखा आपने कि क्या क्या बोलते रहेगा। पीछे जियाउर रहमान को भी लग रहा है कि पता नहीं कौन सा कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, क्या है। ये बजट पर विपक्ष की ये दुर्गति, राहुल गांधी का भगौड़ा होना, भागना, मतलब आपने कभी इतने दिन आपने पत्रकारिता की या फिर टेलीविजन कभी देखा कि विपक्ष बजट पे तो चाहता है विपक्ष यूं सब दौड़ करके भाई हमारा रिएक्शन लो, हमारा रिएक्शन लो। ये भागता हुआ विपक्ष बजट पे जवाब देने के बदले। मनीष जी, बढ़िया सवाल, ये आपने अच्छा दिखा दिया कि अब ये मैंने जब से होश संभाला है, और जब कभी बजट आता था, किसी भी सरकार का बजट हो, तो वित्त मंत्री जो भाषण देती थी, तो प्रधानमंत्री तो उस समय मतलब ऐसा, जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी इस तरह से एक्टिव तो कोई नहीं होता था। हाँ, अटल जी के समय में थोड़ा रहा कि वित्त मंत्री के भाषण के बाद जो हिंदुस्तान में लोगों की निगाह नेता विपक्ष पे होती थी कि नेता विपक्ष इस भाषण के बारे में क्या कह रहा है। और ये सौभाग्य है इस देश का कि 2014 तक इस देश को बड़े बेहतरीन नेता विपक्ष मिले, बहुत बेहतरीन मिले, और पूरा देश देखा करता था कि आखिर ये क्या कह रहे हैं इस विपक्ष बजट के ऊपर।
और ये परंपरा चली आ रही थी पिछले 10 साल से, तो नेता विपक्ष था ही नहीं, ये जबरदस्ती बैठा रहता था। अब की ये कहीं मारे घसीटे बन गया है। तो अभी आपने देखा कि पहले कैसे भाग रहा था, जवाब मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये बजट है क्या। जब बड़े बड़े देश के दिग्गज नौकरशाहों को लगा कि ये तो कमाल हो गया, ये वो कल्पना नहीं कर रहे थे, तो इससे आप कहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि ये इसके कुछ समझ में आया होगा या आगे क्या प्रतिक्रिया दे। तो जान बचा के अपने घर भागा। और वो जो दूसरा वाला है, वो इससे बड़ा वाला है, उससे पूछा गया बजट के बारे में, कुंभ का गाना गाने लगा। तो अब आप उसकी बुद्धि का जरा विकास समझिए, स्तर। अरे महाकुंभ में तुम रोज आओ, ढोल बजाओ, गाओ, खूब रो गाओ, खूब छाती पीटो, दिल्ली से लेकर महाकुंभ तक, प्रयागराज तक, तुम पे कोई रोक नहीं है। लेकिन जब तुमसे पूछा जा रहा बजट के बारे में, तो तुम कुंभ की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनका मुंह नहीं है। इतनी बुरी ऐसा बजट दिया है निर्मला सीतारमन ने कि इन सबके मुंह पे ताले जड़ गए। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी कहां से मैं आलोचना करूं, क्या इसकी बुराई करूं। और उसका कारण है मनीष जी, उसका कारण है, ये अकारण नहीं है जो आज ये इनके साथ ये स्थिति पैदा। इन्होंने होश संभाला भ्रष्टाचार की राजनीति में, इन्होंने होश संभाला घोटालों की राजनीति में, इन्होंने होश संभाला राजकोष की लूट के वातावरण में। इन्होंने कभी विकास को कोई प्राथमिकता दी ही नहीं। और जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 से 2024 10 साल जब वो बीज बो रहे थे विकास के, तब भी इन्होंने वो काम भी नहीं देखा, क्योंकि इनकी प्राथमिकता ही कुछ और थी, इनकी निगाहें कहीं और थी। तो इन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और आज जब उस 10 साल का ये परिणाम, पहला परिणाम आया है, तो इनके होश उड़े हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बात करें, क्योंकि इनका ना तो शुरू से कोई लेना देना था, ना आज कोई लेना देना, ना भविष्य में कोई लेना देना है। ये लूट खसोट भ्रष्टाचार की राजनीति रहे, तो वही हालत उसकी, वो भागा बिना जवाब दिए। जब ये कहीं फंस गया, इसको जवाब देना पड़ा। तो इससे पूछा जा रहा है लंदन के बारे में, बता रहा है टोक्यो के बारे में। तो ये इनकी बुद्धियों का स्तर है, इनसे कोई अपेक्षा आप कतई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आज ये जरूर पता चला कि क्या स्थिति है देश की और देश किस दिशा में जा रहा है। ये बहुत पीछे छूट गए और पीछे छूट जाएंगे, ये इररिलेवेंट हो जाएंगे, कोई इनका अप्रासंगिक हो जाएंगे देश के अंदर। लेकिन ट्रेनिंग जब दिया गया, शाम में बबुआ जब ट्रेनिंग मिल गया, फिर कुछ बोलना पड़ेगा, तो शाम में जो है जब खा पी लिया कुछ, तो देखिए शाम में कुछ बोला इस बजट पे। जरा वो भी पढ़ दूंगा, उसमें आप देखिए पहले बजट का पूरा लक्ष्य, जरा पहले पढ़ दूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कांग्रेसी अधेड़ नेता दुर्भाग्य से देश का नेता विपक्ष है। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाले अंदाज में बजट पर ऐसे बात कर रहा है मानो अपनी जितनी भी है उतनी बुद्धि कहीं गिरवी रखाया है। इसकी बात तो सुनिए, आपको पता चलेगा कि इसे बोलना बजट पर था, लेकिन पीएम मोदी के बजाय अपने ही बाप दादों को कटघरे में इसने खड़ा कर दिया। अब जरा सुनिए, मैंने जो बात लिखा है वो आपको अक्षरशः सत्य नजर आएगा जो मैं बोल रहा हूं। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लोग थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं, जो आपका पैसा बटता है। आज बटा है, 90 लोगों ने निर्णय लिया है। पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने क्या पता लगाता हूं ये है कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बटते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं।
यहां पे मेरे दलित भाई बहन हैं, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बचते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बचते हैं तो 1 रुपया का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी 8% है, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो, और पैसा आप दे रहे हो। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब, जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। हे भगवान, ये आदमी, मैंने कहा ना कि ये भी वही बात कर रहा था कि लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। और जरा ये जितना बोला है, दर्शक इसको समझे कि ये हम लोगों ने जो क्लिप डाली है, ये 3 मिनट की क्लिप है, और इसको आप गौर कर लीजिएगा, पूरा भाषण छोड़िए कि इस 3 मिनट की क्लिप में 19 सेकंड ये बजट में बोला है, और बाकी का जो है 2 मिनट 40 सेकंड ये जात का पहाड़ा ये पढ़ता रहा। लेकिन जात का पहाड़ा पढ़ते समय ये अपने बाप दादों को गाली दे रहा था, ये अपने बाप को गाली दे रहा था, ये अपनी दादी को गाली दे रहा था, ये अपने दादी के अम्मा बाप को गाली दे रहा था, जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये 1947 से 1990 तक अपने बाप दादों को ये गाली दे रहा था, और इसको बहुत, मतलब ये आदमी अगवा देने वाला आदमी है मनीष जी, कि इसको भाजपा बहुत अच्छे से दिखा चुकी आईना, और बाकायदे नाम के साथ, कि ये जिन 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 100 वरिष्ठ अधिकारियों की बात कर रहा था, वो वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा नहीं कि सड़क से पकड़ा और लाके तैनात कर दिया गया और वो वहां सीनियर आईएएस बन के बैठ गया। वो जो भर्ती होते हैं वो अपनी सीनियरिटी के हिसाब से, जब खासकर जो प्राइम पोस्टिंग होती है वो उनका बाकायदे कैडर होता है, उसके हिसाब से जाते हैं। तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के शासन काल में जितने भी अधिकारी वो उनमें से एक भी अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री द्वारा भर्ती किया गया नहीं है। वो उनसे 25-25, 33 साल, 35-35 साल पुराने अधिकारी जो भर्ती हुए थे और चरणबद्ध तरीके से प्रमोट होते होते आज वो इस स्थिति में है। तो वो जो अधिकारी थे वो भर्ती इसके बाप के शासनकाल में हुए, वो प्रमोट इसकी पार्टी के शासनकाल में हुए, और उसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी बने वो इसकी अम्मा के शासनकाल में बने 2004 से 2014। और आज की तारीख में जब वो वहां पहुंच गए तो नरेंद्र मोदी किसको बना देंगे? और उसके बाद वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तुम्हारे बाप ने जिनको भर्ती किया, तुम्हारी अम्मा ने जिनको प्रमोट किया, उन अफसरों को लेकर नरेंद्र मोदी काम चला रहे हैं। तो तारीफ करो नरेंद्र मोदी की, वो एक तरह से दुश्मनों के लोगों को लेकर अपने साथ सरकार वो चला रहे हैं। तो ये आदमी जब ये बोल रहा था तो ये पता नहीं क्या खा पी के आता है, कौन सी सिगरेट पीता है, ये दर्शक इसका अनुमान लगा लें कि इसको इतना भी होश नहीं कि मैं जब बोल रहा हूं अपने बाप दादों को कोस रहा हूं, नरेंद्र मोदी को नहीं कोस रहा है कि वो बैठे हैं। क्योंकि वो जो अधिकारी हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी कम से कम 28-30 साल की नौकरी ना हो, 30 साल से ऊपर वाली नौकरी है। तो अपने आप ये समझ लीजिए कितना प्रचंड मूर्ख है यह व्यक्ति। और मगर ये सोचता है कि इसके जो समर्थक हैं या जो इसके मतदाता हैं वो इससे ज्यादा मूर्ख है, ये समझ के भाषण देता है। और दोनों राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वो वाली इसकी स्थिति है जिसको 10-5 करोड़ वोट मिल जाते हैं देश के अंदर। अन्यथा जिस आदमी को जरा सी भी बुद्धि हो, जरा सा भी राजनीति का ज्ञान हो, वो कम से कम ऐसे महामूर्ख को 100 कदम दूर से प्रणाम करेगा। और दुर्भाग्य इस देश का यह है कि यह आदमी नेता विपक्ष है। मैंने कहा ना कि बजट के बाद देश जो है वित्त मंत्री के बाद वो देश के नेता की तरफ देखता था कि वो क्या कहा। यहाँ पे लोग कहते कि भगवान करे दूर रहे, भला ये आएगा तो किस तरह से खलबंडल करेगा। आज की तारीख में ऐसा थोड़ी बनी जी, आप अगर नेता विपक्ष के रूप में जुडिशियरी को भी देखिए कि यदि जुडिशियरी में आज जो सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं वो 20 साल पहले हाई कोर्ट में आए होंगे, वो 20 साल पहले मतलब 15 वो ऐसे नहीं सीधे टपक पड़ते, और वो भी कॉलेजियम से चुने हुए हैं,
तब ये गाली दे रहा है कि इसने जज ऐसा बनाया। सोचिए, जज तो पिछड़े हर जाति का बात कर रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा जाति का है, सुपर पिछड़ा। इस देश का गृह मंत्री सुपर पिछड़ा जाति का है। मतलब ये कायदे से सोचिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि यदि नरेंद्र मोदी अपर कास्ट के होते तो ये सब तो देश को नोच लिया होता। ये देश का सौभाग्य है कि वो पिछड़ी जाति का है और ये षड्यंत्र का खेल ये कर नहीं पा रहे हैं। अमित शाह और मोदी दोनों पिछड़ी जाति के हैं, जिनको ये मानते हैं कि भाई रंगा बिरला कहते हैं ये दोनों खेल कर रहे हैं, ये दोनों पिछड़ी जाति के हैं, इसीलिए ये पिछड़ी जाति वाला खेल नहीं कर पा रहे, वरना ये तो नोच के खा जाते देश को। आज बजट पे कुछ बोलने को नहीं मिला। ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग करके शाम में इसको नहीं, गधे को जैसे घसा जाता है उसको तैयार करके दे दिया गया, जाके बोल गया भाई। और मनीष जी, जो सबसे प्रिय इसका विषय है, उसी में जरा इसके कपड़े उतारता हूँ कि इसने उद्योगपतियों की बात की कि जो बड़े पैसे वाले हैं उनमें कितने पिछड़े हैं, दलित है। फिर दुनिया भर की बात मत करो। जो तुम्हारा सबसे प्रिय है गौतम अडानी, जिसको पानी पी पी के सोते बैठते, लैट्रिन जाते, लैट्रिन निकलते, तुम हमेशा अडानी तुमको याद आता है। लैट्रिन तुम जाते हो तो तुम अडानी याद आता, तब तुम्हारी होती नहीं तो तुमको कब्ज हो जाए। अडानी के नाम से तुमको लैट्रिन होने लगती है, मुंह से भी और सब तरफ से। कि ये बताए जरा मनीष जी को, उसका मैं बड़ा ठीक ठाक अध्ययन कर चुका हूँ किताब के चक्कर में, कि 2004 में गौतम अडानी की जो हैसियत थी वो कुल 750 करोड़ थी, 750 करोड़। और वो हिंदुस्तान के अरबपतियों में जो सूची बनती है फोर्ब्स की, 2004 की सूची में गौतम अडानी का नाम नहीं था। ये 750 करोड़ के साथ हैसियत कुल थी। और 2014 अगस्त फोर्ब्स की जो सूची आई, उसमें जो गौतम अडानी की हैसियत थी वो 1,75,000 करोड़ की थी। तो ये मूर्ख बताएगा, धूर्त ये बताएगा कि 2004 से और अगस्त 2014, तो नरेंद्र मोदी ऐसा तो है नहीं कि मई में नरेंद्र मोदी अगस्त में सारी दौलत लुटा दिया, नहीं था वो भीख मांग रहा था कहीं बंबई में, कहीं वो भेलपूड़ी बेच रहा था, ऐसा तो है नहीं। तो 2004 से 2014 तक किसकी सरकार थी इस देश में? तो तुमने 750 करोड़ से उठाकर गौतम अडानी को 2.25 लाख करोड़ में पहुंचा दिया। तो तुम बड़े ईमानदार हो। गौतम अडानी कहीं बर्तन मानता था, पिछड़ा था, दलित था, आदिवासी था, कहीं बर्तन मानता था, ये उठा के लाया और इसने 2.25 लाख करोड़ का आदमी बनाया। गौतम अडानी कौन जात है बताए, इसकी औकात हो तो। और ये भी बताए साथ में हिंदुस्तान को कि गौतम अडानी की हैसियत 2004 में क्या थी और 2014 में क्या हो गई थी। अगस्त 2014 में फोर्ब्स की सूची आई थी। तो ये आदमी, मैंने कहा ना, जब ये बोलता है तो अपनी अम्मा, अपने पप्पा, अपने दादा, अपनी नानी, दादी, चाची, इन सबको नंगा करता है, सबका मुंह काला कर देता है ये। क्योंकि इसको होश ही नहीं रहता कि बोल किसके बारे में रहा है। ना तो उसके बारे में कुछ जानता है, ना अपने बारे में कुछ जानता है, ना अपने बाप दादों के बारे में जानता है, जिनके काले कारनामों से भरी पड़ी है हिंदुस्तान के राजनीति की इतिहास पुस्तिका। तो ये उलूल जुलूल बोलता है। और मैं फिर वही कहूंगा कि क्या देश का दुर्भाग्य है या प्रधानमंत्री मोदी का सौभाग्य है कि हाँ, अगर कोई अकलमंद विपक्षी नेता होता तो वो इस बजट में भी कटघरे में खड़ा करता, वो अपने हिसाब से करता, कुछ तर्क ढूंढता। लेकिन इसका ना तर्कों से लेना देना है, ना तथ्यों से लेना देना है। इसको बकना है तो इसने आगे बक दिया। जिसके वो मनीष जी ने सही कहा कि सवेरे तो भागा, सवेरे इसके समझ नहीं आया। फिर कहीं इसको किसी एक बड़े विद्वान जो जयराम रमेश जैसे हैं, वो लुंगी वाला चिदम्बरम, उन्होंने कुछ समझाया, रटाया कि जा तुम ये बोलो, तो आके इसने उल्टी कर दी। इसकी अपनी बुद्धि नहीं है, क्या कहे इसको। और बाकी दूसरा जो हमारे यूपी वाला है, उसका तो मैंने बता दिया कि वो बात हो रही बजट की, कह रहा मुर्दे गिनो चल के कि कम कुंभ में कितने आदमी क्या कुंभ में कितने आदमी मर गए। तो ये मगर ये तो हंसी की बात है। मगर आप जरा इस बजट की, जो 11वां बजट आया, मैं फिर कह रहा हूं कि 10 साल के संघर्षों के परिणाम के रूप में जो बजट आया है, इस बजट की मारकता और इस बजट की सफलता का अनुमान आप इस बात से लगाइए कि ये बड़े बड़े जो दिग्गज थे, ये हमारा चाहे यूपी वाला वो नमूना हो और या चाहे वो दिल्ली वाला अधेड़ नमूना हो, कि इनको सूझ नहीं रहा कि इस बजट के खिलाफ बोले तो क्या बोले, और इसलिए मुंह चुराते भाग रहे हैं। वो भागा, वो तो खैर सवेरे भाग ही गया। वो जो आया जोश में बोलने, तो वो बजट पे बोलने को जाए, कहने लगा चलो चल के प्रयागराज में मुर्दा गिना जाए कि कितने लोग मर गए। क्या डोम वाला काम करने को तो इनको, क्योंकि मुर्दे गिनने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है इनको, इनका कोई लेने देना नहीं राजनीति से या अर्थनीति से। देश की अर्थनीति कैसी होनी चाहिए, तो अपनी नाक कटा के चले गए। तो ये है स्थिति देश की राजनीति की। और ये प्रधानमंत्री मोदी के 11वें बजट की मतलब ऐतिहासिक सफलता है कि देश का विपक्ष
गूंगा हो गया है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि इसका आलोचना कहाँ से करें।